जुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं जुबैर अहमद फाज। नाजरीन, इससे पहले हमने पिछले वीडियो में हिंदी शिक्षण शास्त्र हिंदी पेडागोजी के मैराथन नंबर 1 का मुताला किया। आइए आज मैं आपके लिए मैराथन नंबर 2 लेकर हाजिर हुआ हूं और इंशाल्लाह आज के इस मैराथन में मौजू नंबर 6 से लेके मौजू नंबर 10 तक इन 5 मौज़ूआत को मुकम्मल तौर पर जो इम्तिहान के नुक्ते नज़र से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, पूरी मैराथन देखिएगा। इंशाल्लाह आपको इम्तिहान के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेसन शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कक्षा 8 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक लघु कथा पढ़ाने के बाद उसके अंत यानी कंक्लूजन को बदलने और अपने मन से नया अंत लिखने के लिए कहती है। यह गतिविधि किस कौशल्य को बढ़ावा देती है? नाजरीन, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है श्रवण कौशल्य यानी लिसनिंग स्किल। ऑप्शन बी यांत्रिक लेखन यानी मैकेनिकल राइटिंग। ऑप्शन सी सृजनात्मक लेखन यानी क्रिएटिविटी राइटिंग और कल्पनाशीलता। और डी अक्षर विन्यास यानी स्पेलिंग। तो नाजरीन, इसका सही जवाब मैं आपको बताता चलूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्योंकि देखिए, जब बच्चा कहानी का इख्तिताम खुद सोचकर लिखता है तो वो रटी रटाई बात को नहीं लिख रहा है, बल्कि अपनी इमेजिनेशन, जो उसका तखय्युल है और जो उसका क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए ये एक क्रिएटिव राइटिंग की एक बेहतरीन मिसाल है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया का अर्थ है। किसका अर्थ है हमें पहचानना है। टॉप डाउन ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए पहले ध्वनियों और शब्दों को सुनना फिर अर्थ समझना। ऑप्शन बी समग्र अर्थ ओवरऑल मीनिंग और मुख्य विचार को समझने के लिए पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना। ऑप्शन सी श्रुत लेखन यानी डिक्टेशन लिखना। ऑप्शन डी एक एक शब्द को डिकोड करना। तो नाजरीन, इसका सही जवाब होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए, टॉप डाउन अप्रोच में उसका मतलब ऐसा है कि ऊपर से नीचे की जानिब, यानी पहले पूरी बात को, जो मेन आइडिया है, जो जनरल आइडिया की थीम है, उसको समझना फिर अल्फाज पर ध्यान देना। पहले समझना फिर अल्फाज पे ध्यान देना। इसमें सुनने वाला अपने जो प्रायर नॉलेज है उसका इस्तेमाल करता है और बॉटम अप में पहले आवाज अल्फाज पर ध्यान जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, ऊपर से नीचे की जानिब, यानी पहले पूरी बात को समझना और फिर अल्फाज पे ध्यान देना है। जी हाँ, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, एक शिक्षिका अपने छात्रों को पठन यानी रीडिंग सिखाते समय स्कैनिंग यानी बारीकी से पठन का प्रयोग करने के लिए कहती है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मैंने क्वेश्चन में ये लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए। स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि बारीकी से पढ़ना, पठन करना यानी पढ़ना, रीडिंग करना। अब याद रखिएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है। एक शिक्षिका अपने छात्रों को पठन यानी रीडिंग सिखाते समय स्कैनिंग बारीकी से पढ़ना का प्रयोग करने के लिए कहती है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है पाठ का सामान्य विचार प्राप्त करना। ऑप्शन बी कहानी का आनंद लेना। ऑप्शन सी पाठ में से कोई वैशिष्ट सूचना, स्पेशल इंफॉर्मेशन ढूंढना। ऑप्शन डी लेखक के जीवन परिचय को याद करना। मैं उसका सही उत्तर आपको बताता चलूं। प्रश्न क्रमांक 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक सी। क्योंकि देखिए, स्कैनिंग का मतलब है किसी खास चीज को तलाश करना, जैसे डिक्शनरी में अल्फाज ढूंढना या स्टेशन पे ट्रेन का टाइम टेबल देखना है। यहाँ पूरा नहीं पढ़ते, बस अपना काम की चीज ही को ढूंढते हैं, बारीकी से ढूंढते हैं। नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, लेखन एक डैश प्रक्रिया है ना कि डैश, यानी कौन सी प्रक्रिया है बताना है और कौन सी नहीं है ये भी बताना है।
ऑप्शन ए में दिया है उत्पाद यानी प्रोडक्ट, प्रक्रिया यानी प्रोसेस। ऑप्शन बी प्रक्रिया प्रोसेस या उत्पाद प्रोडक्ट। ऑप्शन सी यादृच्छिक रेखीय। ऑप्शन डी यांत्रिक और संज्ञानात्मक। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर मैं बताता चलूं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रोसेस है, लिखना एक क्या है, प्रोसेस है और ना कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं है बल्कि लिखना क्या है, एक प्रोसेस है नाजरीन। क्योंकि देखिए ये जो पेडागोजी है, नई पेडागोजी आई है, जदीद जिसे कहेंगे, उसमें राइटिंग को एक प्रोसेस का अमल माना जाता है जिसमें सोचना, ड्राफ्ट बनाना, एडिटिंग करना शामिल है। ये सिर्फ प्रोसेस है, प्रोडक्ट लिख कर देना नहीं है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। व्याकरण अनुवाद विधि यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। देखिए मैंने यहाँ इंग्लिश में इसलिए लिखा है ताकि आप लोग इसको समझ ले। व्याकरण अनुवाद विधि किसे कहेंगे, हमने इसे उर्दू में भी पढ़ा है नाजरीन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसके अंदर भी इसके बारे में तफसील से बयान किया है। अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की सबसे बड़ी सीमा, लिमिटेशन क्या है। ऑप्शन ए, इसमें व्याकरण पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन बी, यह संप्रेषण कौशल्य यानी कम्युनिकेशन स्किल की अपेक्षा करती है। ऑप्शन सी, इसमें मातृभाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी, यह बहुत पुरानी विधि है। देखिए इसका सही जवाब बता दूं मैं प्रश्न क्रमांक 5 का, ये ऑप्शन बी इसका सही होगा। ये संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन को कहते हैं, याद रखिए, संप्रेषण कौशल्य, कम्युनिकेशन स्किल की अपेक्षा करती है। अब कैसे, देखिए समझने की कोशिश करेंगे। मुख्तसरन बताता हूं आपको। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सिर्फ पढ़ने और लिखने पर जोर दिया जाता है। बच्चा खवायद तो सीख लेता है लेकिन कम्युनिकेशन, बोलचाल नहीं कर पाता। ये इसकी सबसे बड़ी खामी है, याद रखिएगा। ये जो मेथड है ये पुराना रिवायती मेथड कह सकते हैं हम इसे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इस पे लिखने पढ़ने पर जोर दिया जाता है लेकिन बोलने पर जोर नहीं दिया जाता इसमें ज्यादा। आइए नाज़रीन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, आगमन विधि। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड के सोपानों का सही क्रम क्या है, बताना है। देखिए इस्तखराई तरीका जिसे कहते हैं, इंडक्टिव मेथड। ऑप्शन दिया गया है नियम, नियम के बाद उदाहरण, उदाहरण के बाद अभ्यास, अभ्यास के बाद परीक्षण। ब में दिया है उदाहरण, निरीक्षण, समीकरण, परीक्षण। ऑप्शन सी में दिया परिभाषा, उदाहरण, निरीक्षण, नियम। ऑप्शन डी में दिया उदाहरण, नियम, निरीक्षण, अभ्यास। यानी आपको तरीक़ेकार बताना है इस मेथड का, इसकी जो विधि है आगमन विधि, इसका ऑप्शन बी सही होगा नाज़रीन। जैसे कि हमने उर्दू में पढ़ा था, पहले उदाहरण देंगे, मिसालों के जरिए, मिसालों से उसूलों की जानिब जाना है हमें। ये तरीके की खास बात है इस्तखराई तरीके में। पहले मिसाल देंगे। तो देखें बेहतरीन तरीका है ये छोटे प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसमें पहले एग्जांपल्स, मिसालें दी जाती है, फिर बच्चों को इनको मिसालों को देखकर खुद रूल, जो नियम है वो बता दी जाते हैं। और ये आपको और एक चीज बता दूं कि ये जो तरीका है इंडक्टिव मेथड, ये रटने के बिल्कुल खिलाफ है। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाजरीन, आगमन विधि। और आगे कुछ देर के बाद मैं आपको निगमन विधि के बारे में भी बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर पढ़िएगा, तफसील से पढ़िएगा इसे, मेरे नोट्स हासिल कीजिएगा। नोट्स में भी इसको मैंने तफसील से बताया है। चाहे उर्दू हो चाहे हिंदी हो, दोनों में भी बिल्कुल एक जैसा सिलेबस है, सिर्फ जबान का फर्क है। प्रश्न क्रमांक 7, भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम, उपागम यानी अप्रोच को कहेंगे, याद रखिएगा आप, कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जिसे कहेंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, क्या रोल है, बताना है हमें भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम में। इसमें क्या है, ऑप्शन ए ज्ञान की वितरक, ऑप्शन बी कठोर अनुशासनकर्ता, ऑप्शन सी सुगम करता यानी फैसिलिटेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी मुख्य दर्शन, सुगम करता या फैसिलिटेटर यानी सहूलतकार कहा गया था। आइए देखते हैं इसका जवाब। प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। सुगम करता यानी फैसिलिटेटर, उस्ताद को यहाँ पर एक फैसिलिटेटर के तौर पे
बताया गया, कौन से तरीके में, कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में। क्योंकि देखिए ये एनसीएफ 2005 में कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक टीचर का काम इल्म, जैसे आम अल्फाज में इल्म ठूंसना नहीं कहते हैं, बल्कि सीखने के अमल को आसान बनाना है। टीचर एक सहूलतकार है, फैसिलिटेटर है, याद रखिएगा। आइए प्रश्न क्रमांक 8 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, सस्वर पठन यानी लाउड रीडिंग को कहते हैं। देखिए सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाउड रीडिंग का क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों की पढ़ने में झिझक को दूर करना और उच्चारण सही करना। ऑप्शन बी, कक्षा में शांति बनाए रखना। ऑप्शन सी, बच्चों को व्यस्त रखना। ऑप्शन डी, तीव्र गति से पढ़ना सिखाना या सीखना, माफ कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 का सही उत्तर होगा, आप बता सकते हैं नाज़रीन, प्रश्न क्रमांक 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी बच्चे की पढ़ने में झिझक को दूर करना और उच्चारण सही करना, यानी तलफ्फुज को सही करना। यहां पर देखिए लाउड रीडिंग जो है छोटी क्लासेस में होता है, ताकि बच्चे की बोलने की जो झिझक है, हेजिटेशन जैसे कहते हैं इंग्लिश में, उसे खत्म हो और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो तलफ्फुज है वो ठीक हो। समझने के लिए साइलेंट रीडिंग होती है, मतलब अपने मन ही मन में पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर इसलिए जोर से बोलना है ताकि छोटे बच्चे में जो झिझक है, बोलने की झिझक, उसे खत्म करना है। आइए आगे की जानिब बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, एक बच्चा सड़क को सड़क बोलता है, यह किस प्रकार की त्रुटि है और शिक्षक को क्या करना चाहिए? त्रुटि से मुराद है गलतियां। अब देखिए नाज़रीन, यहाँ समझ में आ रहा है बोलने की गलती है, ये क्या कहेंगे से आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहले ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का ऑप्शन ए, यह एक शारीरिक विकार है, उसे डॉक्टर के पास भेजें। ऑप्शन बी, यह क्षेत्रीय बोली का प्रभाव है, उसे सहजता से सही उच्चारण सुनाएं। ऑप्शन सी, उसे डांटकर सही बोलने को कहें। ऑप्शन डी, उसे कक्षा से बाहर निकाल दें। देखिए कक्षा से तो बाहर नहीं निकालेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आइए प्रश्न क्रमांक 9 का मैं आपको उत्तर बताता चलूं, यह होगा, यह क्षेत्रीय बोली का प्रभाव है, बिल्कुल सही है, उसे सहजता से उच्चारण सुनाए। देखिए हमारे पास भी बहुत सारे हैं, हमारे महाराष्ट्र की मिसाल लीजिए, देखिए हमें, मेरा दक्षिणी लहजा है, विदर्भ का लहजा अलग है, आप चले जाइए इधर कोकण का लहजा अलग मिलेगा आपको, खानदेश का लहजा अलग मिलेगा। ये एक क्षेत्रीय बोली का प्रभाव है नाज़रीन, उससे सहजता से सही उच्चारण सुनाएंगे। कैसे? अब देखें, ये कोई बीमारी नहीं है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये दीगर इलाकों के बच्चे, जैसे कि मैंने अभी बताया, अलग अलग इलाकों के अक्सर बच्चे सड़क को सड़क बोलते हैं। इनकी जो मादरी जबान है, रीजनल जो लैंग्वेज है, उसका असर है ये। टीचर को इसको कबूल करना चाहिए, प्यार से सही तलफ्फुज उसको सुनाना चाहिए, रिकास्टिंग करनी चाहिए। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, द्रुत पठन स्कीमिंग का उपयोग कब किया जाता है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कीमिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके देखो हिंदी में क्या कहते हैं, द्रुत पठन। ऑप्शन ए, जब किसी विशिष्ट तथ्य को खोजना हो। ऑप्शन बी, जब पाठ का केंद्र भाव, सेंट्रल आइडिया या सार जल्दी से समझना हो। ऑप्शन सी, जब वर्तनी की जांच करनी हो। ऑप्शन डी, जब सस्वर पठन करना हो, लाउड रीडिंग। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 10 का सही उत्तर मैं बता दूं आपको, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी कहे लाएगा। क्योंकि देखिए स्कीमिंग का मतलब ही है सरसरी नजर डालना, याद रखिएगा आप। स्कीमिंग, और जो हमने इससे पहले देखे थे स्कैनिंग, स्कैनिंग का मतलब होता है बारीकी से देखना, ये सरसरी है, ये स्कीमिंग, सरसरी नजर डालना। जैसे हम अखबार की हेडलाइन पढ़ते हैं ताकि पता चले कि खबर क्या है, बिल्कुल उसी तरह से सरसरी पठन जिसको बोलेंगे, सरासरी पठन भी कह सकते हैं हम उसको। एक सिर्फ समरी निकालना या जल्दी समझने के लिए, सेंट्रल आइडिया जिसको बोलेंगे। जी आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11, लेखन कौशल्य राइटिंग स्किल के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है?
देखिए नाज़रीन, आप समझ गए होंगे, स्कैनिंग मैंने कुछ देर पहले बताया और अभी मैंने आपको स्किमिंग के बारे में बताया। आप ये दोनों भी समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इम्तिहान के नुक्ते नजर से। प्रश्न क्रमांक 11, लेखन कौशल्य राइटिंग स्किल के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए मौलिक विचार, ऑप्शन बी विचारों का क्रमबद्धता, ऑप्शन सी सुंदर हस्तलेख यानी गुड हैंड राइटिंग सॉरी, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुंदर हस्तलेखन। ये सबसे कम महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, सबसे कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाजरीन ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है लेखन कौशल्य की। जी हाँ, क्योंकि पेडागोजी में राइटिंग का मतलब है कि अपने ख्यालात का इजहार है ना। अगर ख्यालात यानी जो आइडियाज है अच्छे हैं तो लिखाई थोड़ी खराब भी हुई तो चलेगा। हैंड राइटिंग सबसे कम अहम है, अहम जरूर है लेकिन सबसे कम अहम है। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ये देखो मेथड के बारे में भी पूछ सकता है। प्रत्यक्ष विधि याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश में इसीलिए दिया गया है नाज़रीन यहाँ पर ताकि आप समझ सके। वैसे आपको जो पूरा पेपर होने वाला है आपको हिंदी भी दिया जाएगा और उसी के बाजू में उसी सवाल को इंग्लिश में भी दिया जाएगा, लेकिन ये हिंदी में सिर्फ हिंदी ही दिया जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन मैंने यहाँ आपको समझने के लिए हिंदी हिंदी पार्ट के लिए कह रहा हूँ नाज़रीन। में सिर्फ हिंदी की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज वो सिर्फ पूरी हिंदी में रहेगी, जैसे उर्दू उर्दू में रहेगी पूरी, उसी तरह ये हिंदी हिंदी में रहेगी, लेकिन वहां पर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ आपको समझने के लिए इसमें शामिल किया है, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और आपके जहन में और एक सवाल होगा कि सीडीपी, सोशल स्टडीज, मैथ, साइंस, ये जो भी है ये इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में दिया रहेगा, लेकिन जो लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस आपको जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में होगा, उसको आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं दिया जाएगा। चलिए बात क्लियर हो गई है। आइए फिर से पढ़ लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन एक, इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित यानी प्रोहिबिटेड होता है, यानी रोक दिया जाता है। ऑप्शन बी, इसमें अनुवाद का सहारा लिया जाता है। ऑप्शन सी, यह व्याकरण के नियमों को रटने पर बल देती है। ऑप्शन डी, यह केवल लिखने पर बल देती है। कौन सी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड? तो देखिए इसका सही उत्तर है प्रश्न क्रमांक 12 का ऑप्शन ए, इसमें मातृभाषा का प्रयोग को वर्जित, प्रोहिबिटेड किया जाता है। जी हाँ, देखिए डायरेक्ट मेथड में यानी बराह रास्त तरीका जैसे कहेंगे हम, जिसमें टारगेट लैंग्वेज जो हमें जो लैंग्वेज दी जाती है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हो या हिंदी हो, यानी अदर देन मदर टंग, यानी मादरी जबान के अलावा जो टारगेट लैंग्वेज है उसको उसी लैंग्वेज में सिखाने के लिए कहा गया है, और उसमें तर्जुमा मादरी जबान का इस्तेमाल स्ट्रिक्टली मना कहा गया है। जी हाँ नाज़रीन, जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 यानी भाषा शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे वाद विवाद, अंत्याक्षरी क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, केवल समय बिताने के लिए। ऑप्शन बी, भाषाई कौशल्यों को विकसित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, शिक्षक का काम कम करने के लिए। ऑप्शन डी, परीक्षा में प्रश्न पूछने के लिए। आइए प्रश्न क्रमांक 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक बी, ऑप्शन क्रमांक बी होगा इसका, क्योंकि जो डिबेट है, डिबेट या कोई जैसी सरगर्मियां होती है, करिकुलम एक्टिविटीज जो होती है, तालीमी सरगर्मियां जैसे कहते हैं, बच्चे की कॉन्फिडेंस बढ़ाती है नाज़रीन, और उसे जबान इस्तेमाल करने का असली मौका देती है। जी आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14, समग्र भाषा उपागम यानी होल लैंग्वेज अप्रोच का अर्थ है। उपागम का मतलब समझ जाइएगा, ये बार बार आपने को पढ़ने को मिलेगा, ये एक अप्रोच क्यों कहेंगे, तरीके को। ऑप्शन ए, वर्णमाला से शुरू करके शब्दों और वाक्यों की ओर बढ़ना। ऑप्शन ब यानी बी, भाषा को अर्थपूर्ण संदर्भ यानी मीनिंगफुल कंटेक्स्ट में समग्र रूप से सिखाना। ऑप्शन सी, सभी भाषाओं को एक साथ सिखाना। ऑप्शन डी, केवल व्याकरण पढ़ाना। देखिए इसका सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 14 का बी, माफ कीजिएगा बी होगा, क्योंकि देखिए होल लैंग्वेज अप्रोच
कहती है कि जबान को टुकड़ों में जैसे अलीफ बे ते में मत सिखाओ, बल्कि पूरी कहानी या पूरी बातचीत के जरिए सिखाओ ताकि बच्चे को मीनिंग समझ में आए। बिल्कुल आसान था देखिए। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, कक्षा 5 के छात्रों को व्याकरण सिखाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी होगी? जी हाँ, कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होगा? व्याकरण कवायद पढ़ाना है 5वीं के बच्चों को। तो ऑप्शन ए निगमन विधि, नियम रटाना, ऑप्शन ब पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन सी आगमन विधि, उदाहरणों के माध्यम से नियम निकलवाना। देखिए मैंने आगे है ब्रैकेट में इसलिए दिया है ताकि आप समझ जाइए आगमन विधि और निगमन विधि। इस्तखराई तरीका, जैसे कि ये इस्तखराजी तरीका है, निगमन विधि यानी इस्तखराजी तरीका है, इसमें नियम रटाए जाते हैं। और आगमन विधि इसमें उदाहरणें दी जाती है, ये रटने के सख्त खिलाफ है, उसूलों से माफ कीजिएगा मिसालों से उसूलों की तरफ। और ऑप्शन डी दिया है सूत्र विधि। तो देखिए बिल्कुल सही उसका एकदम आसान जवाब है प्रश्न क्रमांक 15 का आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। जी हाँ, सी तरीके से पढ़ाएंगे, छोटे बच्चे हैं ना 5वीं के, इसलिए। अगर अपर प्राइमरी में ये ज्यादा, माफ कीजिएगा अपर प्राइमरी बोलो या फिर हाई स्कूल में बोलो, वहां पर निगमन विधि बेहतर होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी लेवल पर, ग्रामर सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका है आगमन विधि यानी इस्तखराई तरीका। इसमें बच्चे रटते नहीं है बल्कि मिसालों से खुद सीखते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16, उपचारात्मक शिक्षण रेमिडियल टीचिंग का आधार क्या है? देखिए उपचारात्मक रेमिडियल टीचिंग का आधार बताना है हमें। ऑप्शन ए वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन ब पाठ्य पुस्तक अभ्यास, ऑप्शन सी निदानात्मक परीक्षा यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट, तशखीसी जांच जिसे कहेंगे, ऑप्शन डी बच्चों की उपस्थिति। प्रश्न क्रमांक 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, क्योंकि देखिए रेमिडियल टीचिंग में बच्चों को तभी दी जाती है जब पहले ये पता हो कि बच्चे की बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसकी कहां पर वो अटक रहा है, कहां पर वो उसकी कमजोरी पता होनी चाहिए, उससे पता चलता है। निदान के बाद उपचार होता है। जी आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17, एक छात्र समाचार पत्र में नौकरी के विज्ञापन को ध्यान से पढ़ रहा है ताकि वह आवेदन कर सके, यह पठन क्या कहलाएगा? आवेदन कर सके यानी एक एप्लीकेशन दे सके, वहां पर दरख्वास्त दे सके। छोटा बच्चा, एक बच्चा समाचार पत्र पढ़ रहा है यानी अखबार पढ़ रहा है, नौकरी का विज्ञापन देखा उसने, एडवर्टाइजमेंट देखा है, तो ये किस तरह क्या पढ़ रहा है, मतलब पढ़ने में ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए विस्तृत पठन यानी एक्सटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन बी सरासरी तौर पर पढ़ना स्कीमिंग कहलाएगा, ऑप्शन सी बारीकी से पढ़ना स्कैनिंग कहलाएगा, ऑप्शन डी मनोरंजन के लिए पढ़ना। देखिए मैंने ऑप्शन में भी समझाने की कोशिश की है, स्कीमिंग यानी क्या सरासरी तौर पर पढ़ना होगा, और स्कैनिंग यानी बारीकी से पढ़ना होगा। देखिए एक वर्ड में इसे याद रखिएगा ये दोनों तरीके को। चलिए मैं इसका आपको जवाब बता दूं, पहले इसका उत्तर बता दूं प्रश्न क्रमांक 17 का। इसका सही उत्तर होगा स्कैनिंग। क्यों स्कैनिंग? क्योंकि देखिए वो नौकरी का विज्ञापन है, उसको बारीकी से पढ़ना हो पड़ेगा, उसकी जो शरायत है उसे बारीकी से पढ़ेगा, तभी वो समझ सकेगा और आवेदन अच्छे तरीके से भर सकेगा। अगर वो स्कैमिंग की तरफ सरासरी तौर पर पढ़ेगा तो वो कुछ ना कुछ भूल जाएगा और सही से अपने आवेदन नहीं दे पाएगा। जी हाँ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए ना, जब हम नौकरी के इश्तेहारात में अपनी जो क्वालिफिकेशन है, तारीख को ढूंढते हैं, तो हम हर लफ्ज नहीं पढ़ते बल्कि खास मालूमात को ढूंढते हैं, ये स्कैनिंग है। जी हाँ, आइए खास मालूमात को बारीकी से, मेरा बोलने का मुराद ये है नाज़रीन, बारीकी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, तारीखें हैं, उसे ढूंढना है और सही तरीके से उसको फॉर्म में फिल करना है इश्तेहारात में जो एडवर्टाइज दी गई उसके लिए। जी हाँ, आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18, कहानी कथन विधि स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों को चुप करवाना, ऑप्शन बी बच्चों की कल्पना शक्ति और श्रवण कौशल का विकास करना, ऑप्शन सी बच्चों को नींद आने में मदद करना, ऑप्शन डी पाठ को समय पर पूर्ण करना। प्रश्न क्रमांक 18 का सही उत्तर होगा कहानी सुनाने से बच्चे का दिमाग में
तस्वीर बनता है, इमेजिनेशन बनता है नाज़रीन। और ध्यान से सुनना यानी लिसनिंग स्किल, ये कहानी का सबसे बड़ा फायदा है। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19, पोर्टफोलियो मूल्यांकन के बारे में क्या कहती है? ये देखिए स्कूल में आप सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। ऑप्शन ए, यह केवल शिक्षक द्वारा तैयार किया जाता है। यह बच्चों की क्रमिक प्रगति, प्रोग्रेसिव ग्रोथ का साक्ष्य, एविडेंस होता है। साक्ष्य यानी सबूत जिसे कहेंगे। ऑप्शन सी, यह केवल साल के अंत में होता है। ऑप्शन डी, इसमें केवल अच्छे काम रखे जाते हैं। जी नहीं, अच्छे काम नहीं, बल्कि देखिए पूरा रिपोर्ट्स होती है। प्रश्न क्रमांक 19, इसमें ऑप्शन ब इसका सही होगा। ये बच्चे की क्रमिक प्रगति, प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती है इसमें। ये एक फाइल है नाजरीन, जिसमें पूरे साल बच्चे ने जो जो अच्छे काम किए, ड्राइंग, टेस्ट, मजमून, उसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, वो सब रखा जाता है। ये बच्चे की प्रोग्रेस का सबूत होता है। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20, प्रक्रिया आधारित लेखन। प्रक्रिया आधारित लेखन, प्रोग्रेस अप्रोच टू राइटिंग के चरणों का सही क्रम क्या है? प्रारूप, देखिए एक तरीका बताया गया है किस तरह होगा। प्रारूप, मानस मंथन, संपादन, अंतिम रूप। ऑप्शन बी मानस मंथन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे कहेंगे। दूसरा है रूपरेखा, प्रारूप, दोहराना या संपादन। ऑप्शन सी संपादन, लेखन, प्रकाशन। ऑप्शन डी सोचना, लिखना, जमा करना। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि सबसे पहले देखिए इसका सही अमल ये होगा, पहले सोचना, फिर खाका बनाना, फिर ड्राफ्टिंग तैयार करना यानी कच्चा मसौदा बनाना, और फिर ड्राफ्टिंग पर जो जो गलतियां सुधारना, एडिटिंग करना, और आखिर में फाइनल करना। जी आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21, लियो वाइगस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के भाषा विकास में पाठ स्कैफोल्डिंग का कार्य कैसे करता है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उर्दू में भी हमने इसे पढ़ा था। ऑप्शन ए, उन्हें उत्तर बताकर। ऑप्शन बी, उन्हें संकेत देकर और जहां वे अटके वहां सहयोग देकर। ऑप्शन सी, उन्हें दंड देकर। ऑप्शन डी, उन्हें बार बार अभ्यास कराकर। देखिए प्रश्न क्रमांक 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, उन्हें संकेत देकर और जहां वो अटक रहे वहां उनका सहयोग कर कर। बिल्कुल भी आसान है, इसे एक्सप्लेन की भी जरूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22, पठन में स्कीमा का क्या महत्व है? स्कीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाज़रीन, इसे जरूर याद रखिएगा। पठन में यानी पढ़ने में, रीडिंग में क्या मतलब है स्कीमा का? ऑप्शन ए, ये पाठ को कठिन शब्दों का अर्थ है। ऑप्शन बी, ये पाठक का पूर्व ज्ञान यानी प्रायर नॉलेज, साबिका मालूमात जिसे कहेंगे। ये पाठक का पूर्व ज्ञान है जो उसने नया पाठ समझने में मदद करता है। ऑप्शन सी, यह पाठ का निष्कर्ष है। ऑप्शन डी, यह व्याकरण का नियम है। तो मैं बता दूं प्रश्न क्रमांक 22 का सही उत्तर होगा ये पूर्व ज्ञान, साबिका मालूमात। ऑप्शन बी होगा, क्योंकि स्कीमा जो है हमारे दिमाग में बनी हुई जानकारी की क्या कहेंगे उसको, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हम उसे अपने पुराने इल्म से जोड़ते हैं और समझते हैं। साबिका मालूमात से जानकारी हमारे इसमें हमारे दिमाग में फिट होती है, वो पहले से बनी हुई जानकारी, जिससे साबिका मालूमात कोई और लेसन पढ़ने में हमें उसमें मदद करती है। जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे कि उस्ताद स्कूल में कोई भी सबक पढ़ाने से पहले तमहीद लेते हैं। तमहीद का मकसद ये होता है कि बच्चों की साबिका मालूमात को उजागर करना और सबक की जानिब बढ़ना। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23, एक शिक्षक कक्षा में रोल प्ले का आयोजन करता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रोल प्ले का उद्देश्य बताना है। ऑप्शन ए, अभिनय सिखाना। ऑप्शन बी, बच्चों का मनोरंजन करना। ऑप्शन सी, संदर्भ में संवाद बोलने की क्षमता यानी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस विकसित करना। ऑप्शन डी, अनुशासन बनाए रखना। तो बहुत ही आसान है, प्रश्न क्रमांक 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, क्योंकि रोल प्ले जैसे डॉक्टर, मरीज बनना, हम मिसाल ले सकते हैं, का मकसद एक्टिंग नहीं बल्कि ये सिखाना है कि असली जिंदगी के हालात में कैसे बातचीत करना है। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24, सतत और व्यापक मूल्यांकन। जी हाँ, बहुत असातिज़ाग्राम इसको जानते हैं। CCE, कंटिन्यूस
मुसलसल जामा खद्र पैमाई जिससे कहेंगे। ए पूरे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। ऑप्शन बी शैक्षणिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन। ऑप्शन सी बहुत सारे प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी हर रोज परीक्षा लेना। जी नहीं, हर रोज नहीं होती है परीक्षा। प्रश्न क्रमांक 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है नाजरीन, कंप्रहेंसिव में का मतलब है सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, बल्कि खेल कूद, रवैये, आर्ट, सबका इवेल्युएशन करना होता है। सब आप देखते होंगे, हम बच्चों का जो खदरे पैमाई लेते हैं, फर्स्ट टर्म हो चाहे सेकंड टर्म सीसीई, उसके अंदर आपने देखा होगा हमारा जो रिजल्ट बनता है उसमें हम मार्क की मुख्तलिफ तकसीम करते हैं, किताबी, निसाबी, मजमून के अलावा उसमें आर्ट्स है, ड्राइंग है, उसमें वर्क एजुकेशन है, जी हाँ, अमली काम है, और भी बहुत सारे हैं, पीटी है, फिजिकल एजुकेशन जैसे कहेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 25 की ओर। प्रश्न क्रमांक 25, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक में क्या नहीं होना चाहिए पूछा। ऑप्शन ए बच्चों के जीवन से जुड़ाव। ऑप्शन बी लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप्स। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाज़रीन, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये पेडागोजी, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, कहीं पर भी हो, ये एक सवाल आपको आएगा ही आएगा रूढ़िवादिता के बारे में। ऑप्शन सी आकर्षक चित्र। ऑप्शन डी आयु के अनुसार भाषा। लैंगिक रूढ़िवादिता यानी इसमें ये बताया कि अच्छी किताब की खासियत ये थे में नहीं है पूछा, क्या खासियत नहीं है, यानी एक अच्छी किताब में कभी भी लड़के और लड़की के दरमियान भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये रूढ़िवादिता का मतलब होता है भेदभाव। सिर्फ जैसे सिर्फ माँ को खाना पकाते दिखाना, ये जेंडर बाइस हो जाएगा नाजरीन, इसे जेंडर बाइस कहेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। प्रश्न क्रमांक 26, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण का समर्थन करता है। ऑप्शन ए व्याकरण के नियमों के कंटेस्ट करना ही भाषा सीखने का आधार है। ऑप्शन बी व्याकरण के अलग से एक विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सी व्याकरण को पाठ के संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट में सिखाना चाहिए ताकि बच्चे नियमों को स्वर हो सके। ऑप्शन डी पहले नियम लिखवाना है और फिर उदाहरण देना सबसे उत्तम विधि है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसका सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि देखें कंस्ट्रक्टिविस्ट जो तरीका है, तख्लीकी नजरिया जिससे कहेंगे, रटने के खिलाफ है नजरिया। जैसे कि मैंने कहा था पहले भी, ये कहता है कि ग्रामर अलग से मत पढ़ाओ, बल्कि जब कहानी या सबक पढ़ा रहे हो तो उसके जो कंटेक्स्ट यानी सियाक है उसमें ग्रामर समझा दो, जैसे फंक्शनल ग्रामर भी कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नाजरीन, मुख्तसरन तफसील बता रहा हूँ नाजरीन मैं आपको, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा होता है, मैराथन में हमें आगे अगले भी क्वेश्चन हल करने होते हैं। प्रश्न क्रमांक 27, एक भाषा शिक्षिका कक्षा में कविता पोइट्री पढ़ा रही है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए नज़म का मकसद बताना है। ऑप्शन ए कठिन शब्दों के अर्थ रटाना। ऑप्शन बी व्याकरणिक नियमों की पहचान करवाना। ऑप्शन सी रसानुभूति एप्रिसिएशन और आनंद आनंदानुभूति कराना। ऑप्शन डी कवि के जीवन परिचय को याद कराना। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एप्रिसिएशन और आनंदानुभूति कराना। यानी नाजरीन पोइट्री का मकसद ही है ग्रामर सिखाना नहीं है, बल्कि एंजॉयमेंट कराना, लुत्फ करवाना, एप्रिसिएशन करना, यानी उसको तारीफ करना है। आइए आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 28 की ओर। आकलन यानी असेसमेंट और मूल्यांकन इवैल्यूएशन यानी खद्र पैमाई जैसे कहेंगे, मूल्यांकन यानी खद्र पैमाई में मुख्य अंतर बताना है, फर्क बताना है हमें यहाँ पर। क्या फर्क है देखिए, ऑप्शन ए आकलन पाठ के दौरान चलने वाली प्रक्रिया है सीखने के लिए, जबकि मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है निर्णय लेने के लिए। ऑप्शन बी
आकलन केवल लिखित होता है, मूल्यांकन मौखिक। ऑप्शन सी दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं। ऑप्शन डी मूल्यांकन केवल शिक्षक करता है, आकलन केवल बच्चे करते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 28 बहुत ही आसान है, इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्लास के दौरान ये चलता रहता है असेसमेंट, बच्चे की इस्लाह हो सके, और इवैल्यूएशन आखिर में होता है, जैसे कि रिजल्ट कार्ड वगैरह, ताकि फैसला किया जा सके कि बच्चा पास है या फेल है। सिंपल। आइए ऑप्शन माफ कीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 29 उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग किसे दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए केवल उन छात्रों को जो परीक्षा में फेल हो गए हैं। ऑप्शन बी कक्षा के सभी छात्रों को। ऑप्शन सी उन छात्रों को जिन्हें अधिगम में कठिनाई लर्निंग गैप्स है, चाहे वे होशियार ही क्यों ना हो। ऑप्शन डी केवल अनुशासनहीन छात्रों को। जी नहीं, बहुत ही आसान है इसका, ऑप्शन सी इसका सही होगा प्रश्न क्रमांक 29 का, क्योंकि रिमेडियल टीचिंग जो होती है सिर्फ फेल होने वालों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस बच्चे के लिए है जिसका जो लर्निंग गैप हो गया, उसमें खला पड़ गई हो, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना रहा हो। आइए प्रश्न क्रमांक 30 की जानिब। प्रश्न क्रमांक भाषा की कक्षा में साहित्य लिटरेचर का समावेश क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए क्योंकि यह पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। ऑप्शन बी यह बच्चों को विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में जोड़ता है और आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाता है। ऑप्शन सी यह बच्चों को कठिन शब्द सिखाने का एकमात्र साधन है। ऑप्शन डी इससे शिक्षक को कम पढ़ाना पड़ता है। ऑप्शन देखिए प्रश्न क्रमांक 30 का सही उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, क्योंकि देखिए लिटरेचर जो है ये माशरे का आईना होता है, ये बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच, तख्लीकी सोच, माफ कीजिएगा, नहीं तख्लीदी नहीं, तनकीदी, जी नहीं, तनकीदी, हाँ तनकीदी सिखाता है और मुख्तलिफ कल्चर्स के मुतारुफ कराता है। आइए आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 31 की जानिब। एक छात्र लिखते समय वर्तनी यानी स्पेलिंग की अशुद्धियां बहुत करता है, शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसे कॉपी में लाल स्याही से बड़े बड़े गोले का लगाएंगे। ऑप्शन बी उसके 5 बार सही शब्द लिखने को दंड देंगे। ऑप्शन सी त्रुटियों का विश्लेषण करेंगे और उपचारात्मक कक्षा रिमीडियल क्लास में लगाएंगे। ऑप्शन डी उसके माता पिता को शिकायत भेजेंगे। बहुत ही सही और आसान प्रश्न है, ये इसलिए आसान प्रश्न है नाज़रीन ताकि आपको समझ जाए, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, इसलिए ऐसे प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 31 में देखें, इसका सही होगा ऑप्शन सी त्रुटियां। उसकी जो गलतियां हैं ना, कलम चलाना, सजा देना, ये हल नहीं है नाज़रीन। एक अच्छा टीचर पहले गलती की वजह समझेगा और फिर उसे सुधारने के लिए अलग अलग क्लास का तरीका अपनाएगा, जैसे रिमीडियल। आइए प्रश्न क्रमांक 32 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 32 श्रव्य दृश्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स यानी समय व बसरी वसाइल जिसे कहेंगे, श्रव्य दृश्य सामग्री जिसे कहेंगे, का प्रयोग तब सबसे प्रभावी होता है जब, कब होता है? देखिए ऑप्शन ए वह बहुत महंगी हो। ऑप्शन ब यह पाठ के विषय और उद्देश्यों को सीधा जोड़ती हो। ऑप्शन सी यह बच्चों को केवल मनोरंजन करे। ऑप्शन डी वह बच्चों की जगह ले ले। जिन्हें प्रश्न क्रमांक 32 का सही उत्तर मैं बताता चलूं आपको, ब होगा, वे पाठ के विषय और उद्देश्यों से सीधी जुड़ी हो। क्योंकि देखिए जो टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है उर्दू में, आपने देखा होगा। क्योंकि ये महंगा होना जरूरी नहीं है नाज़रीन, टीएलएम जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जरूरी ये है कि वो एक टॉपिक जो है एक रिवेलेंट हो। अगर मैं हाथी पढ़ा रहा हूं तो सेब की तस्वीर दिखाना बेकार है, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। हम मॉडल भी बता सकते हैं उसको, या एक तस्वीर भी बता सकते हैं बच्चे को हाथी की। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 33 प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति स्पेलिंग स्किल का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा प्रश्न कौन सा है? ऑप्शन ए शेर कहां रहता है, एक शब्द का उत्तर। ऑप्शन बी अगर तुम्हारे पंख होते तो तुम क्या करते। ऑप्शन सी कविता के 4 पंक्तियां सुनाओ। ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 पढ़कर सुनाओ। स्पेलिंग स्किल देखना है, माफ कीजिएगा स्पीकिंग स्किल को देखना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसका ऑप्शन बी होगा,
ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मुख्य अंत वाला प्रश्न। अगर तुम्हारे पंख होते तो तुम क्या करते। अब बोलने की यहाँ पर सलाहियत को बढ़ाना है इसके लिए। अब देखिए, जिनका कोई एक रटा रटा जवाब नहीं होता, सीधी बात है, अगर तुम्हारे पंख होते तो तुम क्या करते। अब ये जाहिर सी बात है, किसी ने तो उसको बोला नहीं होगा पहले, वो रट के तो आया नहीं होगा, फौरन उससे सवाल पूछा जा रहा है, बच्चा अब बोलने की सलाहियत उसकी बढ़ेगी और वो अपने तौर पे सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्रिएटिविटी जैसे भी चाहे जैसे भी दे, लेकिन वो खुद से देगा और रटेगा नहीं वो। आइए प्रश्न क्रमांक 34 की ओर बढ़ेंगे। भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन है ए, बच्चे अपनी गति से सीखते हैं और अपने उच्चारण को रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षक को आराम मिलता है। ऑप्शन है सी, यह स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ाती है। ऑप्शन डी, इसमें केवल अंग्रेजी सिखाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 34 का सही उत्तर ए होगा, क्योंकि ये देखिए लैंग्वेज लैब्स जो होते हैं उसमें हेडफोन्स होते हैं, बच्चे अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकता है, सुन सकता है और अपनी जो रफ्तार है उससे सीख सकता है। ये लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए बेहतरीन है लैंग्वेज लैब में। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 35, व्याकरण शिक्षा की आगमन विधि इंडक्टिव मेथड इस्तखराई तरीके की एक विशेषता क्या है। खास बात क्या है नाज़रीन, ये रटने पर बल देता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ब, यह ज्ञात से नोन टू अननोन की ओर बढ़ता है। ऑप्शन सी, यह अमृत से मूर्त की ओर बढ़ता है। नहीं, ठोस से मुजरत की तरफ है ना। नहीं नहीं, यह अमूर्त से मूर्त की तरफ बढ़ता है। जी हाँ, मुजरत से ठोस की जा रही। यह शिक्षक केंद्रित है। जी नहीं, ये शिक्षक केंद्रित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ब, ये ज्ञात से मैंने मालूम से नामालूम की तरफ। ये तरीका क्या है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, नोन टू अननोन, ये मालूम से नामालूम की जानिब होगा। याद रखिएगा आप ये, क्योंकि पहले हम एग्जांपल्स देते हैं ना जो मालूम होता है, और फिर बाद में रूल दिखाते हैं, और ये सबसे साइंटिफिक तरीका है नाज़रीन। अगर पूछे आपको कि सबसे बेहतरीन साइंटिफिक तरीका कौन सा है, तो आप इंडक्टिव मेथड को कह सकते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 36 की ओर बढ़ेंगे। एक शिक्षिका बच्चे की नोटबुक चेक करते समय टिप्पणियां फीडबैक लिखती है, ये टिप्पणियां कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए, केवल अच्छा, बहुत अच्छा जैसी। ऑप्शन बी, केवल गलतियों को उजागर करने वाली। ऑप्शन सी, बच्चों की प्रगति और सुधार के क्षेत्रों को रचनात्मक तरीके से बताने वाली। ऑप्शन डी, दूसरे बच्चों से तुलना करने वाली। देखिए, तुलना तो बिल्कुल नहीं करना है बच्चों की, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। 36 में देखें, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बच्चों की प्रगति लिखने की है, वहां पर सुधार क्षेत्रों को रचनात्मक तरीके से बताने वाले। जैसे कि सिर्फ गुड लिखना काफी नहीं है, बल्कि फीडबैक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, यानी बच्चे को पता चले कि इसने क्या अच्छा किया और कहां बेहतरी की गुंजाइश है। प्रश्न क्रमांक 37, गद्य शिक्षण यानी प्रोज टीचिंग का मुख्य उद्देश्य पद्य शिक्षण यानी पोइट्री जिसे कहेंगे, गद्यांश और पद्यांश जो होता है ना, तो उसे कहेंगे पोइट्री टीचिंग से कैसे अलग है। यानी हमको नस्र के बारे में बताना है। नस्र और नज्म, इन दोनों के बारे में पूछा ये गया है कि नज्म से नस्र कितना मुख्तलिफ है, कैसा अलग है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, गद्य में मौन पठन और अर्थ ग्रहण महत्वपूर्ण है, जबकि पद्य में सस्वर पठन और भाव ग्रहण। ऑप्शन बी, गद्य केवल व्याकरण के लिए है। ऑप्शन सी, पद्य में मौन पठन जरूरी है। ऑप्शन डी, दोनों का उद्देश्य समान है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही होगा नाज़रीन। इसमें लाउड रीडिंग के बारे में कहा गया, साइलेंट रीडिंग के बारे में कहा गया। क्योंकि देखिए, प्रोज जो है, नस्र है, हम मतलब समझने के लिए साइलेंट रीडिंग करते हैं। नज्म जो है पोट्री में है, तो हम सुर और ताल के साथ लाउड रीडिंग करते हैं, और ताकि लुत्फ आवे। जी, इतना फर्क है। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 38 की जानिब। सीखने के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए,
सत्रांत परीक्षा यानी टर्म एंड, है ना, सत्र जिसको बोलते हैं सत्रांत परीक्षा, टर्म एंड एग्जाम। ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति को समझना और शिक्षण विधि में सुधार करना। ऑप्शन सी बच्चों को पास या फेल करना। ऑप्शन डी बच्चों को रैंक देना। सीखने के लिए आकलन जो असेसमेंट होता है नाज़रीन, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, उसका जो अर्थ बताना है हमें यहाँ पर। 38 का ऑप्शन बी होगा नाज़रीन। कुछ देर पहले ही हमने कहा था, क्योंकि लर्निंग फॉर असेसमेंट है, उसमें सीखने के लिए जो पढ़ाई के दौरान जो फॉर्मेटिव जो तरीका होता है असेसमेंट का, इसका मकसद जो होता है टीचर को ये बताना है कि वो अपने पढ़ाने के तरीके में क्या तब्दीली लाए। जी, जरूरी है ये। आइए प्रश्न क्रमांक 39 बहुभाषिकता, जी हाँ, मल्टीलैंग्वेलिज्म के संदर्भ में कोड मिक्सिंग क्या है? कोड मिक्सिंग क्या है? मल्टीलैंग्वेलिज्म, एक से ज्यादा जो दो या दो से ज्यादा जबानें जो होती है जिसको उसको बोलेंगे मल्टीलैंग्वेलिज्म। ऑप्शन ए दो भाषाओं के व्याकरण को मिला देना। ऑप्शन बी बोलते समय एक भाषा के वाक्यों के बीच दूसरे भाषा के शब्द का प्रयोग करना, जैसे मैं बहुत हैप्पी हूं, यानी यहाँ पर हिंदी भी हो गई और इंग्लिश भी आ गया है इसमें। ऑप्शन सी भाषा भूल जाना। ऑप्शन डी गलत भाषा बोलना। देखिए मल्टीलैंग्वेलिज्म के बारे में कोड मिक्सिंग, तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। बिल्कुल ऑप्शन बी इसका सही होगा, क्योंकि हम मिक्स हो गया ना, दोनों जबानें मिक्स हो गई यहाँ पर। क्योंकि आपने देखा वहां पर इसमें हैप्पी हो गया लिखा हुआ है ऑप्शन में। जैसे आज मौसम बहुत गुड है, मिसाल के तौर पे, ये गुड ये क्या हो गया? एक मल्टीलिंगुअल लोगों में आम बात है, ये होता है, ऐसा बोलते हैं हम लोग भी। आधा हिंदी बोलते हैं, आधा इंग्लिश बोलते हैं, कभी उर्दू भी बोलते हैं। आए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 40। एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से कुछ प्रश्न पूछता है, प्री रीडिंग टास्क जिसको बोलेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पाठ का सारांश बताना। ऑप्शन बी बच्चों को पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज को सक्रिय करना और पाठ से जोड़ना। ऑप्शन सी बच्चों की परीक्षा लेना। ऑप्शन डी कठिन शब्दों का अर्थ बताना। बहुत ही आसान है नाज़रीन, प्रश्न क्रमांक 40 का बहुत ही आसान है। साबेखा मालूमात बच्चों की उजागर करना, ताकि वो नए टॉपिक से जो कंटेंट हो सके उसको स्कीमा एक्टिवेशन बोलेंगे। अभी कुछ देर पहले हमने स्कीमा के बारे में भी पढ़ा था। आइए प्रश्न क्रमांक 41 की जानिब बढ़ेंगे। लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम इंपॉर्टेंट जो है? ऑप्शन ए विचारों की स्पष्टता। ऑप्शन बी कल्पनाशीलता। ऑप्शन सी मानक वर्तनी स्टैंडर्ड स्पेलिंग का कड़ाई से पालन। ऑप्शन डी संगठित संरचना। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा नाजरीन, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर जो क्रिएटिव राइटिंग होती है उसमें स्पेलिंग की गलतियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। अगर हम स्पेलिंग पर बहुत सख्ती करेंगे तो बच्चा अपने ख्यालात जो है, जो उसके जो आइडियाज है उसको लिखने को बंद कर देगा, क्योंकि हमें ख्यालात उनके बहुत ज्यादा अहम है। आए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 42। भाषा के कक्षा में समावेशी शिक्षा जो है, माफ कीजिएगा, समावेशी शिक्षा के ही बारे में बात हो रही है, लेकिन वातावरण कहा या माहौल के बारे में कहा, बनाने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए केवल मानक भाषा का प्रयोग। ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री और विविध भाषाई संसाधनों का प्रयोग हो। ऑप्शन सी बच्चों को चुप रहने के लिए कहा जाए। ऑप्शन डी प्रतिभाशाली बच्चों को अलग पढ़ाया जाए। देखिए इंक्लूसिव शिक्षण, समावेशी शिक्षा, जैसे समावेशी में हमको समझ में आ रहा, अल्फाज से ही समझ में आ रहा कि सबको समावेश करना है इसमें, चाहे कोई भी कैसे भी बच्चे हो, माजूर हो, यानी सबको तालीम। इसका मकसद क्या है? समावेशी शिक्षा ने सबके लिए तालीम, शमूलियाती तालीम जिसे कहेंगे नाज़रीन। समावेशी शिक्षा में हर तरह के बच्चे होते हैं, इसलिए टीचर को ऑडियो वीडियो चार्ट मॉडल सबका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हर बच्चा सीख सके। हर तरह के बच्चा होता है, माजूर हो जाए या किसी तरह का भी हो, कम जहन वाला हो, ज्यादा जहन वाला हो, या मुख्तलिफ हो। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या कहलाएगा? ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 42 का ऑप्शन क्रमांक बी होगा। विभिन्न प्रकार के तालीमी वसाइल रखने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 43। पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक भाषा शिक्षण में क्या है? ऑप्शन ए एकमात्र साधन है, संसाधन है। ऑप्शन बी गोल है, मकसद है, साध्य जिसे कहेंगे। ऑप्शन सी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, रिसोर्स है लेकिन एकमात्र नहीं।
एक महत्वपूर्ण है, माफ कीजिएगा नाजरीन, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, रिसोर्स है, लेकिन एक मात्र नहीं है, सिर्फ अकेला नहीं है। ऑप्शन डी अनावश्यक है। जी नहीं, अनावश्यक नहीं होगा, बहुत आवश्यक भी है नाजरीन। ये प्रश्न क्रमांक 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये एक क्या कहेंगे इसको, जरिया है, रिसोर्स है ये। इसके अलावा अखबार, इंटरनेट, मैगजीन भी पढ़ाई का हिस्सा हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 44, संदर्भ में व्याकरण, ग्रामर इन कंटेक्स्ट का क्या अर्थ है? कुछ देर पहले पढ़ा था हमने कि ग्रामर को फंक्शनल ग्रामर की तरह पढ़ाना चाहिए। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, पाठ पढ़ाते समय स्वाभाविक रूप से आए व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास कराना। ऑप्शन सी, व्याकरण की अलग पुस्तक पढ़ाना। ऑप्शन डी, व्याकरण के नियमों को चार्ट पर लिखकर टांगना। तो देखिए मैं बता दूं, प्रश्न क्रमांक 44 का सही उत्तर होगा उत्तर क्रमांक ऑप्शन क्रमांक ए, क्योंकि ये वही बात है जो सवाल नंबर 26 में थी। देखिए कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, ग्रामर को सबक के बीच में ही समझा देना। जैसे मैंने कहा फंक्शनल ग्रामर, जब इसकी जरूरत पड़े अलग से रटाना नहीं चाहिए। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 45, नाटक शिक्षण, ड्रामा टीचिंग में अभिनय, एक्टिंग का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, बच्चे अभिनेता बनते, जी नहीं। ऑप्शन बी, बच्चे संवादों को भाव और संदर्भ के साथ बोलना, इंटोनेशन और मॉड्यूलेशन सीखते हैं। ऑप्शन सी, समय पास करना। ऑप्शन डी, केवल याददाश्त बढ़ाना, जी नहीं। देखिए प्रश्न क्रमांक 45 का ऑप्शन बहुत सही होगा, क्योंकि ड्रामा सिखाता है टोन, इनोटेशन जैसे बोलेंगे, लहजा जिसे कहेंगे, किस लहजे में बात करनी है, गुस्से में कैसा बोलना है, प्यार से कैसे बोलना है। ये कम्युनिकेशन स्किल है नाजरीन, कह सकते हैं वैसे कम्युनिकेशन स्किल ही है ये। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 46, लियो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? ऑप्शन ए, जब वे अकेले व्याकरण पढ़ते हैं। ऑप्शन बी, जब वे वयस्कों और समायस्कों के साथ पीर्स यानी दोस्तों को कहेंगे नाजरीन, याद रखिएगा ये अपने जो दोस्त होते हैं, कि जो क्लास के जो अपने साथी होते हो क्लास में पढ़ने वाले के साथ परस्पर अंत क्रिया, इन्हें इंटरेक्शन, उनसे बात करके, गुफ्तगू करके। ऑप्शन सी, जब उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन डी, जब वे नकल करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जाहिर सी बात है, बच्चे अपने दोस्तों से आपस में गुफ्तगू करके सीखते हैं। ऑप्शन डी, माफ कीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 47, एक प्रश्न पत्र बनाते समय ब्लूप्रिंट तैयार करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है ताकि, देखिए ऑप्शन दिए गए 4। ऑप्शन ए में दिया गया ताकि प्रश्न पत्र आकर्षक दिखे। ऑप्शन बी, ताकि सभी उद्देश्यों, पाठों और कठिनाई स्तरों को सही भार वेटेज मिल सके। ऑप्शन सी, ताकि प्रश्न आसान हो जाए। ताकि ऑप्शन डी, ताकि प्रशासन को दिखाया जा सके। जब बहुत ही आसान सवाल था ये, ताकि आप समझ सके इसका मकसद क्या है, इसकी जो कंसेप्ट है, तस्वर आपको वाजे हो जाए, इसलिए मैंने इस तरह के आसान क्वेश्चन यहाँ बनाए हैं। प्रश्न क्रमांक 47 का ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि पेपर बनाने का नक्शा जो है ये यकीनी बनाता है कि पेपर बैलेंस्ड हो, कुछ आसान, कुछ मुश्किल, कुछ नॉलेज वाले, कुछ समझ वाले। जैसे कि हम आप देखते हैं कुछ मारूजी सवाल आते हैं, फिर मुख्तसर सवाल आते हैं, फिर मुफस्सिल सवाल आते हैं। जी आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 48, क्लोज टेस्ट का प्रयोग मुख्य रूप से किस कौशल्य के आकलन के लिए होता है? ऑप्शन ए, श्रवण कौशल्य। बी, केवल लेखन कौशल्य। सी, पठन अवबोधन और व्याकरणिक समझ। ऑप्शन डी, मौखिक कौशल्य। अब देखिए क्लोज टेस्ट के बारे में हमने थोड़ा सा लिखा है कि क्लोज टेस्ट में एक पैराग्राफ में से कुछ शब्द हटा दिए जाते हैं और बच्चे को भरने होते हैं। क्या है क्लोज टेस्ट? देखिए मैं बता दिया है यहाँ पर। क्लोज टेस्ट में एक पैराग्राफ में से कुछ शब्द हटा दिए जाते हैं और बच्चे को भरने के लिए कहते हैं कि भाई खाली जगह फिल करो, आप बताओ इसके अंदर। तो क्या इसका क्या अर्थ होगा, आकलन के लिए क्या होता है ये? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पठन अवबोधन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जिसे कहेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 49, भाषा अर्जन एक्विजिशन एक डैश प्रक्रिया है, जबकि भाषा अधिगम लर्निंग एक डैश क्रिया है। बहुत ही आसान है, पहला ही चैप्टर था ये। ऑप्शन ए, चेतन अचेतन। ऑप्शन बी, अचेतन सबकॉन्शियस। ऑप्शन चेतन कॉन्शियस।
देखिए, चेतन अचेतन का मकसद मीनिंग क्या है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। सब कॉन्शियस और कॉन्शियस। ऑप्शन सी कृत्रिम, स्वाभाविक। ऑप्शन डी यांत्रिक यानी जटिल, लंबा जिसको कहेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है ये, प्रश्न क्रमांक 49 का। इसमें पहले आएगा ऑप्शन बी आएगा, अचेतन, सब कॉन्शियस आएगा। यानी ये इक्तिसाब होता है, इसके लिए कोई सीखना नहीं पड़ता, सबकॉन्शियसली है। और जो अधिगम है ये एक प्रोसेस है, पूरा कॉन्शियस है, इसमें सीखना होता है हमें, आमोजिश जिसे कहें, अधिगम। आइए आगे बढ़ेंगे नाजरीन, प्रश्न क्रमांक 50 की ओर। यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा दृष्टि बाधित यानी आंखों से नजर नहीं आता है, उसे विजुअली इम्पेयर्ड है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे सबसे पीछे बिठाएंगे। ऑप्शन बी उसे पढ़ने के लिए बाध्य नहीं करेंगे और उसे श्रव्य सामग्री ऑडियो मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन सी उसे विशेष स्कूल में जाने को कहेंगे। ऑप्शन डी उसके लिए आसान प्रश्न बनाएंगे। जी नहीं, बहुत ही आसान है, दूसरे स्कूल में जाने के लिए नहीं कहेंगे नाज़रीन। यहाँ पर उसके लिए क्या करेंगे, उसको मुख्तलिफ किस्म के तालीमी वसाइल दे देंगे, जैसे कि उसे पढ़ने के लिए ऑडियो मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन बी सही होगा इसका। आइए आगे बढ़ेंगे अब, प्रश्न क्रमांक 51। जिम क्यूनिस के अनुसार सामाजिक अंतक्रिया में प्रयोग की जाने वाली रोजमर्रा की भाषा को क्या कहते हैं? काल्प कहते हैं, बिक्स कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं या तकनीकी भाषा कहते हैं? तो नाज़रीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिक्स कहेंगे। बिक्स का क्या मतलब होगा, फुल फॉर्म देखिए लिखा है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, क्योंकि जिम क्यूमिंस ने दो टर्म्स दी थी नाज़रीन, एक बिक्स दिया था और एक काल्प दिया था। अब बिक्स वो जबान है जो हम रोजमर्रा दोस्तों से बात करने में इस्तेमाल करते हैं, सोशल लैंग्वेज, समाजी। और जबकि काल्प जो है वो मुश्किल जबान है जो किताबों और एकेडमिक्स में इस्तेमाल होती है, किताबों में और एकेडमिक्स में इस्तेमाल होती है। कौन सी? काल्प। और ये जो बिक्स है ये रोजमर्रा की जबान है, हमारी आम बोलचाल, समाजी। आइए प्रश्न क्रमांक 52। प्रमाणिक सामग्री ऑथेंटिक मटेरियल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए वह सामग्री जो विशेष रूप से पाठ्य पुस्तक लेखकों द्वारा लिखी गई हो। ऑप्शन बी वह सामग्री जो मूल रूप से देश वक्ताओं यानी नेटिव स्पीकर्स के लिए बनी थी, जैसे समाचार पत्र, रेस्टोरेंट का मेनू, रेल टिकट आदि। ऑप्शन सी वह सामग्री जो शिक्षक ने खुद लिखी हो। ऑप्शन डी व्याकरण की गाइड बुक जिसे बोलेंगे प्रमाणिक। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 52 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ही होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि वो चीजें जो पढ़ाने के लिए नहीं बनी थी बल्कि असली इस्तेमाल के लिए बनी थी, जैसे अखबार, मेनू कार्ड, रेपर। जब हम उन्हें पढ़ाते हैं तो बच्चा रियल लाइफ लैंग्वेज सीखता है। प्रश्न क्रमांक 53 की ओर बढ़ेंगे। एक शिक्षिका कक्षा में श्रुत लेखन करवा रही है, यह गतिविधि किन कौशलों को एकीकृत करती है, इंटीग्रेट करती है? ऑप्शन ए केवल लेखन कौशल्य। ऑप्शन बी श्रवण और लेखन कौशल्य, लिसनिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन सी पठन और वाचन कौशल्य। ऑप्शन डी केवल श्रवण कौशल्य। तो देखो 53 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि तो सुनना और बोलना दोनों की उसके अंदर सीख हो रही है, उसकी अधिगम हो रहा है। कैसे? क्योंकि देखें, इमला जब होता है उसमें बच्चा पहले ध्यान से सुनता है और फिर उसे सही स्पेलिंग के साथ लिखता है, ये दोनों स्किल्स को जोड़ता है नाजरीन। जी हाँ, डिटेक्शन यानी इमले को कहेंगे शुद्ध लेखन, याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न क्रमांक 54। सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए सत्र के अंत में परीक्षा। ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा ग्रेड देना। ऑप्शन सी बच्चों द्वारा स्वयं का आकलन, सेल्फ असेसमेंट और साथियों का आकलन, पीर असेसमेंट। ऑप्शन डी अभिभावकों को रिपोर्ट भेजना। प्रश्न क्रमांक 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। बहुत ही आसान था ये। आइए अगले प्रश्न की जानिब बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 55। गहन पठन, इंटेंसिव रीडिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल आनंद लेना। ऑप्शन बी पाठ्य के विस्तृत और सूक्ष्म जानकारी को समझना। ऑप्शन सी समय बिताना। ऑप्शन डी सरासरी तौर पर पढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ही होगा नाज़रीन।
क्योंकि जो गहन पठन है क्लास में होती है, जहां हम एक एक लाइन का मतलब ग्रामर और डिजिटल समझते हैं। ये एक्सटेंसिव का उल्टा है नाज़रीन, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 56 की ओर। यदि कोई छात्र पढ़ाते समय शब्दों को छोड़ देता है, यह बदल देता है या बदल देता है, तो यह किस विकार का संकेत हो सकता है? यानी पढ़ते वक्त बच्चा क्या कर रहा है ना, पढ़ने की दुश्वारी बताना है हमको। अब देखो ऑप्शन ए में दिया है डिसग्राफिया, ग्राफ के माने वो लिखने की दुश्वारी हो गई। ऑप्शन बी में डिसलेक्सिया, सुनने की हो गई। ऑप्शन सी में डिसकैलकुलिया, इल्म हिसाब के बारे में होगा, रियाजी के बारे में होगा। ऑप्शन डी डिस्पेक्सिया। प्रश्न क्रमांक 56 का, जी नहीं नहीं माफ कीजिएगा नाजरीन, इसमें पठन विकार डिसलेक्सिया होगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। डिसलेक्सिया ऑप्शन बी इसका सही होगा। फ्लो में बोलने में गलती होगी नाजरीन, माजरत चाहते हैं। डिसलेक्सिया ये पढ़ने से मुराद है, पढ़ने की जो बीमारी है ना, रीडिंग, लफ्जों को खाया जाता है, उल्टा पढ़ा जाता है, बी को ए बी को डी लिखता है, जैसे बी में जो उसको बी का बोले तो वो डी में अटकता है। इस तरह से ये डिसलेक्सिया का पठन विकार जैसे कहेंगे नाज़रीन। जी हाँ, आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 57, भाषा शिक्षण में उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए बच्चों की उपस्थिति दर्ज करना। ऑप्शन बी बच्चों को जीवन की विशिष्ट घटनाओं और व्यवहार की लिखित वर्णन करना। ऑप्शन सी केवल परीक्षा के अंक लिखवाना। ऑप्शन डी बच्चों को गृह कार्य देना। 57 का सही उत्तर होगा प्रश्न ऑप्शन क्रमांक बी, बच्चों के जीवन की विशिष्ट घटनाओं और व्यवहार का लिखित वर्णन रखना। क्योंकि देखिए असल मकसद क्या है इसमें कि एक डायरी की तरह है, जिसमें टीचर बच्चे की खास वाकयात जो होते हैं, जैसे आज राजू ने अपने टिफिन में क्या लाया था, जो भी लाया था उसकी नोट करना, ये रवे की जांच का टोल लिखना, ये जो भी हो। आइए आगे बढ़ेंगे, बहुत बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं इसकी। प्रश्न क्रमांक 58, व्याकरणिक ज्ञान, ग्रामर नॉलेज के संदर्भ में घोषणात्मक ज्ञान, डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है? ऑप्शन ए व्याकरणों के नियमों को जानना और बताना, नो व्हाट यानी जैसे। ऑप्शन बी व्याकरण का प्रयोग करना, नो हाउ। ऑप्शन सी व्याकरण की अनदेखी करना। ऑप्शन डी केवल लिखना जानना। तो इसका सही उत्तर मैं बता दूं, प्रश्न क्रमांक 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। क्योंकि डिक्लेरेटिव नॉलेज का मतलब है कायदे रट लेना, जैसे संज्ञा की तारीफ क्या है, जबकि प्रोसीजर जो नॉलेज है इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल करना, यानी जदीद पेडागोजी इसको प्रोसीड्यूरल पर जोर देती है। आइए आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। प्रश्न क्रमांक 59, एक शिक्षक बच्चों को रेलवे समय सारणी टाइम टेबल दिखाकर प्रश्न पूछता है, यह गतिविधि किस कौशल्य के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए सृजनात्मक लेखन। ऑप्शन बी सूचना को खोजना और विश्लेषण करना, स्कैनिंग और एनालाइज। ऑप्शन सी निबंध लिखना। ऑप्शन डी सस्वर पठन। ऑप्शन डी सस्वर पठन। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ही होगा नाज़रीन। क्योंकि जो टाइम टेबल देखना कोई कहानी पढ़ना नहीं है, बल्कि एक स्कैनिंग है, यानी बहुत सारे डेटा में से काम की चीज का ट्रेन का टाइम निकालना और समझना होता है बारीक बीनी से। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 60, भाषा अर्जन यंत्र LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसका फुल फॉर्म है, की अवधारण किसने दी थी, किसने बनाया था? LAD बहुत ही आसान है। ऑप्शन ए जीन पियाजे। ऑप्शन बी BF स्किनर। ऑप्शन सी नॉम चॉम्स्की। ऑप्शन डी लेओ वाइगट्स्की। तो बहुत ही आसान है। LAD किसने दिया था नाज़रीन? उर्दू में हमने पढ़ा था, गालिबन पहले ही सबक में पढ़ा था। प्रश्न क्रमांक 60 का बताइए किसने दिया? नॉम चॉम्स्की ने दिया था। बहुत ही आसान है ये। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 61, नाटक शिक्षण में सस्वर पठन से ज्यादा महत्व किस बात को दिया जाता है? ऑप्शन ए मौन पठन को। ऑप्शन बी संवाद, अदायगी जिसको बोलेंगे, डिलीवरी जिसको डायलॉग डिलीवरी, और
भावानुकूल अभिव्यक्ति को। ऑप्शन सी केवल याद करने को, ऑप्शन डी सुंदर लेखन को। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 61 का सही उत्तर बी ही है। जी हाँ, बी ही है, क्योंकि ड्रामे में सबसे अहम जो है डायलॉग डिलीवरी होती है ना। अगर आप बिना जज्बात के एक्सप्रेशन के डायलॉग बोलेंगे तो वो ड्रामा नहीं लगेगा, बल्कि एक रीडिंग लगेंगी। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 62, एक बच्चा लिखने में कठिनाई महसूस करता है, उसके अक्षर टेढ़े मेढ़े हैं और लाइनों से बाहर जाते हैं, ये क्या लक्षण है? बहुत ही आसान। देखिए दुश्वारियों के बारे में पूछा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी एफेजिया, ऑप्शन डी दृष्टिकोष। तो बहुत ही आसान है, लिखने से रिलेटेड है, डिस्ग्राफिया कहलाएगी। प्रश्न क्रमांक 62 का बी उत्तर सही होगा। अगर बच्चे की लिखाई बहुत खराब है, लाइन से ऊपर नीचे जाता है, पेन ठीक से नहीं पकड़ता, तो ये डिस्ग्राफिया ही कहलाएगा, लेखन विकार जिसे कहेंगे। प्रश्न क्रमांक 63 की ओर बढ़ेंगे। विस्तृत पठन एक्सटेंसिव रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए व्याकरण समझना, ऑप्शन बी प्रत्येक शब्द का अर्थ जानना, ऑप्शन सी आनंद और सम्मान सामान्य समझ के लिए पढ़ना, ऑप्शन डी परीक्षा पास करना। तो देखिए 63 का सही उत्तर मैं बता दूं, सी होगा। इसका सही उत्तर होगा सी, क्योंकि एक्सटेंसिव रीडिंग जो है, जैसे नावेल पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट, हम मजे के लिए पढ़ते हैं, इसमें डिक्शनरी लेकर नहीं बैठते, बस तेजी से कहानी का लुत्फ लेते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 64 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 64, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास एक्सरसाइज जो मश्क जिसे कहते हैं कैसे होने चाहिए? ऑप्शन ए जो केवल व्याकरण पर आधारित हो, ऑप्शन बी जिनके उत्तर निश्चित हो, ऑप्शन सी जो बच्चों को अंतक्रिया इंटरेक्शन और ज्ञान निर्माण का अवसर दे, ऑप्शन डी जो बहुत ही कठिन हो। बहुत ही आसान है, इसका सी ऑप्शन सही होगा नाज़रीन, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को सोचने और एक दूसरे से बात करने पर मजबूर करे, ना कि सिर्फ रटने और रटाने वाली जवाब हो। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 65, रूब्रिक्स क्या है? बहुत ही आसान है ये। ऑप्शन ए एक प्रकार का पत्थर है, ऑप्शन बी आकलन के लिए निर्धारित मापदंडों का समूह है, स्कोरिंग गाइड है, ऑप्शन सी एक शिक्षण विधि है, ऑप्शन डी उच्चारात्मक शिक्षण की तकनीक है। तो देखिए 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक स्कोरिंग गाइड है नाज़रीन। यहाँ पर यानी इसमें सब तरीके दिए रहते हैं, यानी एक चार्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर बच्चा ये करेगा तो 5 नंबर, ये करेगा तो 3 नंबर। ये इवैल्यूएशन का एक फेयर तरीका है, ये फेयर बनाता है, उसको शफाफ बनाता है। रूब्रिक बहुत आसान है। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 66, भाषा की कक्षा में बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? एक बाधा है, बी एक समस्या है जिसे तुरंत हल करना चाहिए, ऑप्शन सी एक संसाधन है और रणनीति है, ऑप्शन डी शिक्षक के लिए बोझ है। ये नहीं, बहुत ही आसान है, ये एक रिसोर्स और स्ट्रेटेजी है नाज़रीन, एक संसाधन है, एक रणनीति है। 66 का सही ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि ये सवाल सीटीटी का फेवरेट सवाल है, मैं कहूंगा। मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कसीर लिसान या किसी भी बोझ नहीं है किसी पर भी, ये एक रिसोर्स का एक वसीला है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट सवाल है ये सीटेट का, मल्टीलिंगुअलिज्म। प्रश्न क्रमांक 66, अनुतान इंटोनेशन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए उच्चारण से यानी पंक्चुएशन से, ऑप्शन बी आवाज से, उतार चढ़ाव से, ऑप्शन सी वर्तनी से, ऑप्शन डी शब्दवाली से। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी होगा नाज़रीन, आवाज के उतार चढ़ाव से। आवाज के उतार चढ़ाव से इसका मतलब है लहजा, सवाल पूछते वक्त आवाज ऊपर जाती है, जवाब देते वक्त नीचे, ये स्पीकिंग का एक अहम हिस्सा है। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 68, बॉटम अप श्रवण प्रक्रिया में हम किस क्रम में चलते हैं? देखिए ऑप्शन ए दिया अर्थ वाक्य शब्द ध्वनि, ऑप्शन बी दिया ध्वनि शब्द वाक्य अर्थ, ऑप्शन सी है कहानी सारांश शीर्षक, ऑप्शन डी है केवल चित्र दिखाना। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 68 का ऑप्शन बी, पहले ध्वनि फिर शब्द फिर वाक्य फिर अर्थ।
साउंड ऑफ मीनिंग। ऊपर से नीचे की जानिब, नहीं नीचे से ऊपर की जानिब, बॉटम अप ना जी। सबसे छोटी इकाई जो आवाज से शुरू होकर बड़ी इकाई मीनिंग तक जाती है। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 69, रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को पास फेल करना, ऑप्शन बी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार फीडबैक देना, ऑप्शन सी सत्र के अंत में ग्रेड देना, ऑप्शन डी बच्चों में डर पैदा करना। देखिए प्रश्न क्रमांक 69 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी ही होगा नाज़रीन यहाँ पर, क्योंकि देखिए रचनात्मक जो है असेसमेंट पढ़ाई के दौरान होता है ताकि बच्चे को ये बताया जा सके वो कहाँ बेहतर कर सकता है, इंप्रूवमेंट कहाँ कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 70 की ओर बढ़ेंगे। लेखन कौशल्य में प्रारूप ड्राफ्टिंग के बाद अगला चरण क्या होता है? ऑप्शन ए प्रकाशन, ऑप्शन बी संपादन, ऑप्शन सी मानस मंथन, ऑप्शन डी पुनरावर्ती संशोधन, रिवाइजिंग जिसे कहेंगे लेखन कौशल्य के प्रारूप में ड्राफ्टिंग के बाद। तो सही उत्तर होगा, सबसे आसान है इसका, ऑप्शन डी रिवाइजिंग होगा नाज़रीन, रिवाइजिंग होगा, संशोधन कहेंगे जिसे, क्योंकि पहले हम ड्राफ्ट का कच्चा मसौदा लिखते हैं, फिर उसे रिवाइज, फिर दोबारा पढ़कर ठीक करते हैं, उसके बाद एडिटिंग ग्रामर की गलतियां निकालेंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 71 की ओर बढ़ेंगे। भाषा शिक्षक को पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य संसाधनों का प्रयोग क्यों करना चाहिए? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक को नकारने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के विविध आवश्यकताओं को पूरा करने और बाह्य दुनिया को जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी शिक्षक का समय बिताने के लिए, ऑप्शन डी प्रशासन को खुश करने के लिए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 71 का सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन ब होगा, क्योंकि सिर्फ किताब काफी नहीं है, वीडियो, अखबार और असली चीजें लाने से पढ़ाई क्या हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है और बाहरी दुनिया से जुड़ जाती है। आइए प्रश्न क्रमांक 72 की ओर बढ़ेंगे। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TPR विविध विधि में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए केवल पढ़ाने की, ऑप्शन बी शिक्षक के उद्देश्यों को सुनकर शारीरिक गतिविधि फिजिकल एक्शन करने की, ऑप्शन सी चुपचाप बैठने की, ऑप्शन डी केवल लिखने की। तो प्रश्न क्रमांक 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में छोटे बच्चों के लिए है ये। टीचर कहता है सिट डाउन तो बच्चे सिट डाउन हो जाते हैं, टीचर कहता है स्टैंड अप तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, यानी सुनकर एक्शन करते हैं, इसको कहेंगे TPR टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। प्रश्न क्रमांक 73 की ओर बढ़ेंगे। उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए समय अवधि पर, ऑप्शन बी समस्याओं के कारणों की सही पहचान डायग्नोसिस पर, ऑप्शन सी माता पिता के सहयोग पर, ऑप्शन डी प्रधानाचार्य के अनुमति पर। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। प्रश्न क्रमांक 73 का सही उत्तर बी ही है, क्योंकि जो रेमेडी जो तभी कामयाब होगी, यानी तशखीस सही होगी तो, डायग्नोसिस जिसे कहेंगे। अगर डॉक्टर बीमारी ही ना पकड़ पाए तो दवा असर ही नहीं करेगी। प्रश्न क्रमांक 74, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए? ऑप्शन ए सभी के लिए एक जैसा पाठ पढ़ाना, ऑप्शन बी विभेदित अनुदेशन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और विविध सामग्रियों का प्रयोग, ऑप्शन सी कमजोर बच्चों को अनदेखा करना, ऑप्शन डी केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देना। बहुत आसान है, देखिए शमूलियाती तालीम के दौरान बच्चों को विभेदित अनुदेशन और विविध सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 74 का ऑप्शन क्रमांक बी, क्योंकि एक ही तरीके से सबको लागू नहीं होता है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदलना चाहिए। आइए आज का प्रश्न क्रमांक 75 और आज का आखिरी प्रश्न, क्योंकि वक्त काफी हो गया है। सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी, तख्लीकी जिसे कहेंगे, का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से है? ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, कन्वर्ट थिंकिंग एक ही उत्तर, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन,
उनके उत्तर दिशाएं ऑप्शन सी रटंत स्मृति, ऑप्शन डी अनुकरण। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, क्योंकि देखिए क्रिएटिविटी में का मतलब है कि लकीर का फकीर नहीं होना, जैसे कहेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसे कहेंगे। यानी जैसे देखिए उर्दू में मैं समझाता हूँ, यानी एक मसले के बहुत सारे हल सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसे कहेंगे हम, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। नाजरीन उम्मीद करता हूं कि आपको आज की मैराथन क्लास समझ में आई होगी। जिन लोगों ने पहली मैराथन नहीं देखी है वो आप देख लीजिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैराथन नंबर 1 और मैराथन नंबर 2 में, इन दो वीडियोस में हिंदी के जो बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट इम्तिहान के नुक्ते नज़र से जो अहम सवालात है उसको कवर करने की कोशिश की है। सवालात को मैंने आसान रखे हैं ताकि आपके तस्वर को वाजे हो जाए, ताकि आप इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैराथन समझ में आई होगी और आप आखिर तक इसे जरूर देखेंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले किसी मैराथन में। अल्लाह हाफिज।